तो चलिए दोस्तों, अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं आप में से बहुत से लोग। आज ही ना एक दिन का गैप देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गैप नहीं दिया है। चलिए जो भी है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पेपर। ठीक है, यह आपका पेपर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है, NPU एंड RU। ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन आने का संभावना है या 100 क्वेश्चन। अब अच्छा रहेगा कि 85 क्वेश्चन पूछे, और यही ज़्यादा आने का संभावना है 50 क्वेश्चन। टाइमिंग 3 आवर रहेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और MR पेपर दिया जाएगा। ठीक है, एगो रफ पेपर दिया जाएगा, उसमें रफ कीजिएगा। और टाइमिंग 3 आवर, 100 मार्क्स का रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और 100 आएगा तो फिर प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर। पास करने के लिए 100 में आपको 40 नंबर लाना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि डायरेक्टली आज ही पढ़ रहे हैं मैथ, इससे पहले कभी पढ़े ही नहीं थे क्लास 10th के बाद से ना। तो ये तो एक तरह से ये हो गया कि भोज के समय कोहड़ा रोपना। चलिए, अब कोहड़ा रोप रहे हैं चाहे झींगा रोप रहे हैं पढ़ने से मतलब है ना। अब जो होगा देखा जाएगा। और यूनिवर्सिटी वाला थोड़ा गलती किया है यार, आर्ट्स वालों को मैथ नहीं पढ़ना है, कॉमर्स वालों को मैथ नहीं पढ़ना, ज़बरदस्ती इन लोग पढ़ा रहा है, तो बच्चे फेल ही नहीं करेंगे। चलिए कोशिश करेंगे पास करने का पूरा। ठीक है, क्योंकि रियलिटी है यार, जब हमें साइंस ही पढ़ना होता, मैथ ही पढ़ना होता, तो हम BSc नहीं कर लेते हैं, BA काहे कर रहे हैं, ताकि हम जो थोड़ा इजी लगे हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे पढ़ सकें। लेकिन नहीं, आजकल जो न्यू NEP आया, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यह जहाँ सोच रहा है कि हम बच्चा को पढ़ने ही नहीं दें। हाँ, नहीं तो और क्या बोलेंगे। मैथ थोड़ी पढ़ना है, 10th के बाद जितना पढ़ना था बेसिक चीज़ हम 10th तक ही कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट पागल हो गई है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा मैथ है, यह 11th BSc लेवल का मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ मैथ है, 10th लेवल का है, लेकिन 10th लेवल का बहुत कम है। ज़्यादातर मैथ जो है आपका, जो साइंस के BSc कैंडिडेट पढ़ते हैं, BSc में BA BCom BSc 3 होता है ना, तो BSc मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो इनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को दिक्कत होगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे इजी वे में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने भी शुरू से आर्ट्स ही पढ़ा है क्लास 12th के बाद। हालांकि मेरे 10th में 97% आए थे मैथ में, लेकिन 10th के बाद हमारा फील्ड अलग हो जाता है आर्ट्स में ना। चलिए, BSc वाले स्टूडेंट मुझसे बेटर तरीके से आप लोग खुद समझ पाएंगे, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। पहला है हमारा श्रृंखला 1, 13, 2, 20, 5, 41, 59, 18, 28, 14 का परिसर क्या होगा, यानी कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, आपको कोई संख्या दे दे और उसको पूछा कि उसका रेंज क्या होगा, तो लिख लीजिएगा परिसर बराबर फॉर्मूला है, लिखिए परिसर। ठीक है, तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परिसर इज इक्वल टू ऊपरी सीमा माइनस निचला सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा माइनस निचला सीमा, आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ। ऊपरी सीमा माइनस निचला सीमा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपरी सीमा क्या है, तो देखिए सबसे ऊपरी सीमा यहाँ पे आपको 59 दिखेगा, 59 से बड़ा एक भी संख्या नहीं है, और सबसे निचला सीमा है आपका 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर माइनस कर दिए इन दोनों को, तो 59 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58। यही हो गया आंसर, समझ गए। छोटा सा क्वेश्चन था, परिसर पूछेगा तो सक जाइएगा, आपका 1 मार्क्स बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि केंद्र प्रवृत्ति के माप कौन कौन हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि केंद्र प्रवृत्ति के माप इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको जानना होगा कि केंद्र प्रवृत्ति के माप कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों केंद्र प्रवृत्ति के माप हैं। ठीक है, तो कौन नहीं है, विचरण नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विचरण। अगर पूछ ले केंद्र प्रवृत्ति के माप कौन कौन हैं, तो अगर कोई इनमें से एक ऑप्शन रहेगा तो किसी एक को लगाइएगा। अगर इनमें से तीनों रहे और यहाँ पे लिखा रहा है इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी को टिक लगाना है। ठीक है, समझ गए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि दोनों में है, हिंदी या इंग्लिश। हाँ, एक चीज़ मैंने तो नहीं बताया कि क्वेश्चन आपका हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। देखिए, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, और इसके अकॉर्डिंग भाषा का पेपर चूँकि छोड़कर बाकी सभी पेपर दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। अब देखिए, गवर्नमेंट अगर फेल करना चाहती है तो पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में दे देगा, सच बता रहा हूँ। अगर फेल करना चाहती है आपको जानबूझ के यूनिवर्सिटी, तो पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आ जाएगा।
ठीक है ना। क्या है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश तो वैसे ही नहीं जानते हैं और मैथ ऊपर से दे दिया है, सब गोलमाल हो जाएगा। चलिए, अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि क्या देता है पेपर पे, लेकिन विरोध करने वाले कोई नहीं है यहाँ पे दोस्तों, सब का सब अपना लाभ देखता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फैलाव का माप नहीं है, यानी कि रेंज का माप नहीं करता है। तो देखिए एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, सीबी, रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें आपको मीन डेविएशन पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको डाटा दिया गया है पहले कि 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, इसका माध्य विचलन क्या है, यानी कि मीन डेविएशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा तो हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे, डायरेक्ट अगर आपको ये डाटा दिया होता तो पहले आपको माध्य निकलना होगा। और माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया गया है, टोटल परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो जितना संख्या दिया गया है इन सब को जोड़िए और टोटल जितने नंबर हैं इसको भाग दे दीजिए। तो देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को संख्या है, तो 7 से भाग दीजिएगा और इन सभी को जोड़ के ऊपर लिखना है। तो सभी को जोड़िएगा तो 49 आएगा, 49 को 7 से भाग दीजिएगा तो आपका 7 आएगा, जो कि माध्य बनेगा। ठीक है, यह है आपका माध्य, माध्य आ गया 7। अब आपको माध्य विचलन निकालना है, यहाँ से देख लीजिए माध्य विचलन में थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो मैं इसको माध्य तक ही रहने देता हूँ, क्योंकि माध्य विचलन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, अभी एक ही बार में दिमाग खराब मत कीजिए, ठीक है ना। मतलब मैथ जो है अगर समझ में आए तो बहुत खुशी आनंद प्राप्ति होगा, और नहीं बनेगा तो एकदम गुस्सा से पागल हो जाएगा कि यार मुझसे मैथ नहीं बन रहा है। ठीक, और बन गया तो लगेगा हाँ मैं राजा। अगला है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का विचरण होता है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है n² - 1 बट्टे 12। ठीक है, n² - 1 बट्टे 12, ये इसका फॉर्मूला होता है वेरिएशन का, सॉरी वेरिएंस का, यानी कि विचलन का। नोट कर लीजिएगा, अभी इसका यूज आएगा n² - 1/12। अब जैसे पूछ दे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का विचरण क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का विचरण क्या होगा, ये चीज़ पूछ दे, तो हमें आंसर का निकालेंगे कैसे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, n² - 1 बट्टे 12। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, हमारा 25 होता है, 25 होता है। 25 - 1 कितना हो जाएगा, बट्टा 12, तो 24 हो जाएगा। 25 - 1 24, 24 बट्टा 12, यानी कि हमारा आ जाएगा काट के 2, तो हमारा विचरण आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका वेरिएशन विचरण निकाला जाता है। देखिए मुझे भी मैथ उतना नहीं आता है, मैं जनरली आपका सोशल साइंस में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अपना इंटर जो है आर्ट्स से किया है, ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा अपियरिंग है लास्ट ईयर है, और वो भी मेरा आर्ट्स से हुआ है। मैं कंपटीशन का मैथ पढ़ा हूँ, लेकिन बीएससी वगैरह का मैथ नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जिसमें n सम है का माध्य विचलन क्या होगा। तो अब देखिए पहले हमारा विचरण का फॉर्मूला आया था, अब हमारा माध्य विचरण का फॉर्मूला आता है। तो डायरेक्टली याद कर लीजिए कि माध्य विचरण का फॉर्मूला होता है n/4। क्या होता है, n/4, यानी कि जो नंबर दिया रहेगा उसको हमको 4 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, जैसे प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या जिसमें n सम है, ठीक है, का माध्य विचलन क्या है। और सम बोला गया है, n जो है सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सम संख्या होता है। और विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, समझ रहे हैं ना, ये आपका विषम संख्या होता है। सम और विषम समझते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि n जो है आपका सम संख्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 में ही होना चाहिए, 12, 14। ठीक है, तो प्रथम n सम संख्याएं जिसमें माध्य विचलन निकालना है, तो हमको उसको 4 से भाग देंगे। जैसे प्रथम 4 बोल दिया जाए कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा। ठीक है, तो 4 हम लिए हैं, तो 4 को 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य विचलन आ जाएगा 1। ठीक है, अगर पूछ ले कि प्रथम
10, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा? तो 10 को हम लोग 4 से सिंपली भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 2 पॉइंट कितना आएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 8 2, 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालिएगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी डेटा का विचरण 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग समझते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। ठीक है, प्राकृतिक संख्या थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या है, 1 2 3 4 से लेकर के आप जितना दूर तक जाएंगे ये सभी प्राकृतिक संख्या है। और वहीं अगर हम लोग 0 से लें, 0 1 2 3, ठीक है, अगर हम लोग 0 से लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा तब हो जाएगा पूर्ण संख्या, वोल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर समझ लीजिए। हो सकता है पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 से। ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, इन्फिनिटिव। और जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, वोल नंबर, ठीक है, वह हमारा 0 से शुरू होकर आगे बढ़ता जाता है। बस इसमें 0 जुड़ जाता है, इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बात को? आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैथ है, मैंने शुरू में ही बोला कि थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों का, साइंस वालों का भी होगा जो लोग बायोलॉजी लिए हैं, जूलॉजी ना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर किसी डेटा का विचरण यानी कि वेरिएशन 121 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए मानक विचलन क्या होता है, तो जितना संख्या है उसका आप रूट बना दीजिए। जैसे हमारा है कि अगर किसी डेटा का मानक विचलन जो है वेरिएशन है, मानक विचलन हमारा वेरिएशन दे दिया गया है। पहले वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला था हमारा क्या था कि n/4। ठीक है, ये हमारा वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएशन दे दिया गया है n/4 इजिकल टू कितना दे दिया गया है, 121। ठीक है, तो उसका माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन क्या है, SD क्या है? तो देखिए SD स्टैंडर्ड डेविएशन का एक शॉर्ट फार्मूला है, तो लिख लीजिएगा। जब हमारा विचरण दिया रहे तब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है डायरेक्टली रूट बैठा दीजिए और आ जाएगा आपका आंसर। तो 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, आपको वर्गमूल याद है? ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसे 1 का हो जाता है हमारा 1 का 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का मालूम है ना, एक बार करा देता हूँ आपको। 3 का कितना होता है तो 9 होता है। 4 का होता है हमारा, 4 का स्क्वायर इधर स्क्वायर कर जाइएगा 16, 5 का 25, आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। 6 का कितना होता है, 6 का होता है हमारा 36। ठीक, 7 का 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, 10 का 100, ठीक है, 11 का 121, ठीक, 12 का कितना होता है तो 12 का होता है 144, 12 12 144, ठीक, 13 का कितना होता है तो 13 13 169 होता है 169, 14 का कितना होता है तो इसका होता है 196, ठीक, 15 का कितना होता है तो 15 का होता है 225, 16 का कितना होता है 16 का होता है 256, फिर हमारा 17 का आता है, 17 का कितना होता है 17 का 289 होता है 289, 18 का कितना होता है 324 होता है, ठीक, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है, 21 का कितना होता है तो 21 का होता है 441, 21 का 441, 22 का 484, जनरली 20 तक काफ़ी है, 23 का 576, 24 का आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो जनरली 20 तक अगर आपका याद है तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैंने बताया है कि मैथ है, मैथ, ठीक है ना, और मैथ भेजा खाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि माध्यिका से माध्य विचलन का मान डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा जो है सबसे कम होता है, माध्यिका से माध्य विचलन का मान सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, थ्योरी का ये क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि मानक विचलन, मानक विचलन मूल में सबसे एक मतलब ओरिजिन मतलब होता है आपका मूल, तो मानक विचलन, ठीक है, मूल में बदलाव डैश से होता है। तो देखिए मूल में जब बदलाव कर देते हैं तो हम लोग यह जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि मानक विचलन पैमाने में परिवर्तन पर
डैश होता है तो क्या होता है, तो यह डिपेंड हो जाता है। ठीक है, देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और इसमें आपका डिपेंडेंट होता है। तो जस्ट विपरीत है कि मानक विचलन पैमाने में परिवर्तन होता है तो यह डिपेंडेंट होता है, और मूल में बदलाव जब हम लोग करते हैं तब यह इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था मानक विचलन का। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट और जो संख्या दिया है, ठीक है, संख्या का स्क्वायर यानी कैन स्क्वायर -1 बट्टा 12, ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाना होगा, कितना है संख्या हमारा 10 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, और यहाँ पे 10 कैसा संख्या है, एक सम संख्या है, 11 फिर विषम हो जाता तो 11 का नहीं निकलता। तो 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर -1 बट्टा कितना करेंगे, 12 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है भाई। अब देखिए 10 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हम लोगों ने जाना है 100 होता है। ठीक है, 100 -1 बट्टा 12 तो कितना आ जाएगा, 99 बट्टा 12। ठीक है, अब यह कटेगा, 99 बट्टा 12 कटेगा जी, कैसे कटेगा, तो चलिए देखते हैं। 99 बट्टा 12 इसको काट दीजिए 3 से, तो कट गया, 1 मिनट भाई रुकना, 3 3 33 हो गया हमारा, 3 तियानो 3 तियानो और 3 चौका 12, तो 33 बट्टा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूट में। ठीक है, अंडर रूट 33/4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मूला है माध्यिका द्वारा माध्य विचलन MD। ठीक है, मीन डिविएशन, माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकालने का सूत्र है सिग्मा F1 अंडर रूट कीजिएगा, ठीक है, Y1 -M, ठीक है, का होल स्क्वायर बट्टा सिग्मा F1। ठीक है, सिग्मा वगैरह जानते हैं ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन PA, हाँ ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। देखिए यदि PA = 0.53 है और पूछा जाए कि PA डैश क्या है, यहाँ पे देखिए एक के ऊपर में डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से पूछा जाए तो सिंपली आपको इसको 1 से माइनस कर देना है, 1 - 5.3 तो कितना आएगा, 1 में अगर 53 माइनस करेंगे तो सिंपल सोचिएगा, यहाँ पे 100 है मेरा और 100 में हम 53 माइनस कर रहे हैं तो 47 आएगा। तो 0.47 कर दीजिए, कहा कि इसके संख्या के आगे पॉइंट है, तो 0.47 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर मगर कुछ नहीं बनाइए, अगर इफ़ या फिर लेट्स एस, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, UE लिखा होगा लास्ट में देखिएगा। ठीक है, एक ये डिजिट देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया है, और E जो है हमारा, ठीक है, कितना है 1 3 5। ठीक है, तब E डैश क्या होगा, यहाँ पे देखिए E डैश लिखा है ऊपर में। ठीक है, तो देखिए जो नंबर यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे काट दीजिए और बाकी जितने बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। मतलब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारा। ई में 1 3 5 है, यहाँ पे काटिए, 1 काटिए, 3 काटिए, 5 काटिए, अब क्या क्या बच गया हमारा, तो हमारा बच जाता है यहाँ पे 2 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया, 2 4 6 बचा ना, यही हमारा आंसर हो गया A डैश = ठीक है 2 4 6 और लास्ट में UE जोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है इफ अगर E1 और E2 परस्पर अपवर्जी रहें, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव रहें, ठीक है, और PE1 = यहाँ पे दिया गया है कि 0.32, ठीक है, 0.32 एंड PE2 बराबर दिया गया है 0.23, 0.23 और 0.32 है। वैसे तो डिजिट में गिना जाता है, 2 3 बोलिएगा चाहे 0.23, तब PE1 = क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली इसमें आपको क्या करना है, ऐसे जब भी आपको डाटा दे दे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 0.32 जोड़िए, ठीक, प्लस 0.23 को जोड़िए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 5 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 0.55 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए हमारा 0.55
राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक मिनट यार, हाथ मेरा ना पूरा पसीना पसीना हो गया। अगर मैं एग्ज़ाम जब देने जाता था ना ग्रेजुएशन में, या फिर अभी भी जाता हूँ जब पीजी का लास्ट ईयर है मेरा, तो मैं रुमाल लेके जाता हूँ, पूरा हाथ को बांध लेता हूँ रुमाल में। सर बोलता है चीटिंग करते हैं क्या चीज़, कहीं आइए सर आपको बैठा लेंगे सामने में। आप में से बहुत से लोगों का होगा ऐसा, पसीना से पूरा भीग जाता होगा ना, मेरा पूरा पसीना से भीग जाता है। अगर एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, सिक्का पटचीत खेले हैं ना, झंडी मुंडी, हम लोग खेलते थे पटचीत, झंडी मुंडी, टेल हेड, माचिस का खोलिया और फोटो खेलते थे पूरा बचपन में। फिर बाद में छूट गया आदत, और नहीं छूटता तो अभी आपके पास थोड़ी होता है, अभी बम्बई दिल्ली पटना करते होते ना, बेंगलोर काम करने जाते हैं। अगर एक सिक्के को n बार उछाला जाता, ठीक है, अगर एक सिक्के को n बार उछाला जाता, जहाँ n और सिंपल स्पेस n, ठीक है, छोटा n बड़ा n है, ध्यान दीजिएगा। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है, तो उसके प्रतिदर्श सैंपल स्पेस में क्या होगा, ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, एक तरह से नोट कर लीजिएगा। तो 2 का पावर n हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि एक सिक्के को हम n का मान लिख लेते हैं, 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, जहाँ हमारा ये सारा कुछ है, n दिया गया है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, 0 इसमें ऐड नहीं होगा। तो उसके प्रतिदर्श यानी कि सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर हम लोग n करेंगे, तो हम 2 बार उछाले हैं, तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अगर एक पासा है, पासा अब आ गया शकुनी मामा का पासा, डाइस, ठीक है। और पासा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड पासा और एक होता है मानक पासा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, तो संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। तो जिस प्रकार वहाँ पे 2 का पावर n था, यहाँ पे 6 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो हमारा 6 का स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, यानी कि 36, कितना आएगा हमारा परिणाम, 36 को परिणाम आने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 का पावर 6। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, और काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाने का कोशिश करूँगा। और देखिए भाई, मैं भी आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ, और मुझसे जितना बन पाता है मैं आपके लिए करता हूँ यार। सोशल साइंस के मैं एक्सपर्ट हूँ, शुरू में बताया कि, और इन सब चीज़ों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप भी जानते हैं ना। थैंक यू, बाय। जो भी है, अब जैसा भी है आपको सॉल्व करना है, और क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कोशिश करता हूँ कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अपने अदर बदल जो दोस्त हैं अगल बगल के, मैथ जो लोग लिए हैं, वो लोग प्लीज़ अपना है दोस्त को भी हेल्प कर दीजिएगा यार, ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों को, या फिर जो जानते हैं अपने, जो दोस्त नहीं जानता है उसको हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।